ताकि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से, समर एक्शन प्लान के माध्यम से बहुत सारी पहलकदमियां कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन सर्दियों के मौसम के बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पिछले सालों में काफ़ी गंभीर होती रही, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इस प्रदूषण के जो रियल टाइम सोर्स हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई कहता है इसका कारण डस्ट पोल्यूशन है, कोई कहता है गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, कोई कहता है कि बायोमास बर्निंग से है, कुछ रिपोर्ट्स पराली की वजह से है। तो किस समय, किस एरिया में, किस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है? जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली तो एक ही है, लेकिन आनंद विहार का एक्यूआई का स्तर अलग है, वजीरपुर का अलग है, साउथ दिल्ली का अलग है, नरेला का अलग है, बवाना का अलग है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसकी स्टडी के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी के लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके स्टडी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि रियल टाइम अपॉर्चमेंट स्टडी का डाटा नहीं मिल रहा है, स्टडी बंद है। अब जब सर्दियों में सबसे ज़्यादा उस डेटा की हमें ज़रूरत है, इस समय वो स्टडी जो है वो बंद कर दी गई। कैबिनेट ने निर्णय लिया स्टडी कराने का, लेकिन डीपीसीसी के चेयरमैन अश्वनी कुमार जी ने स्वयंभू निर्णय लेते हुए स्टडी को बंद करवा दिया। बिना मिनिस्टर के डिस्कशन के, बिना कैबिनेट के डिस्कशन के, बिना किसी निर्णय के कैबिनेट के फैसले को उन्होंने पलट दिया। और जब इस दिल्ली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय कि उस साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर साइंटिफिक एक्शन को डिज़ाइन किया जाए, उस समय हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि दिल्ली में रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी शुरू की जाएगी। हमने आईआईटी कानपुर के साथ डीपीसीसी ने 22 अक्टूबर 2021 को हमने एएमयू शामिल किया था। एएमयू साइन करने के समय जो निर्णय हुआ था कि ये जो पूरी स्टडी है कानपुर के साथ, ये 12 करोड़ 727 रुपए इस पे खर्च होंगे, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। स्टडी शुरू करने के लिए जो स्टेशन में तमाम मशीनरी मंगानी थी, इक्विपमेंट मंगाने थे, उसके लिए 10,07,248 रुपए आईआईटी कानपुर को रिलीज कर दिए गए। और उसके बाद स्टडी की रिपोर्ट आने के बाद जो बाकी पेमेंट था
उसको कानपुर को देना था, लेकिन इसी बीच दिल्ली के अंदर अश्वनी कुमार जी दिसंबर के महीने में डीपीसीसी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। उसके पहले अब तक जो इन्वायरमेंट विभाग का सेक्रेटरी होता था वही डीपीसीसी का चेयरमैन होता था। पहली बार इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जगह सेपरेट अश्वनी कुमार जी को दिसंबर में डीपीसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। दिसंबर में ये नियुक्त होते हैं और नियुक्त होने के बाद फरवरी के महीने में ये नोट फाइल पर लिखते हैं कि ये जो स्टडी हो रही है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि जो इसकी मॉडलिटी है उसमें प्रॉब्लम है। और उसके बाद मीटिंग दर मीटिंग आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के साथ होती है। और फाइनली जब अक्टूबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, 18 अक्टूबर को इन्होंने फाइनली फाइल पे लिखा कि अब जो बचा हुआ पेमेंट है आईआईटी कानपुर का नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद से दिल्ली के अंदर शायद देश का पहला इस तरह का रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी शुरू हुई थी, उसको अश्वनी कुमार जी ने ठप कर दिया। कैबिनेट के फैसले को पलट दिया। अक्टूबर के बाद जो दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी हमारे हाथ में होनी चाहिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का निर्णय ले लिया। बिना मंत्रालय को किसी तरह की सूचना दिए बगैर, बिना कैबिनेट को किसी तरह की सूचना दिए बगैर, और 2 करोड़ लोगों की जिंदगी से खेलने का उन्होंने निर्णय ले लिया और उनका पेमेंट रोक दिया गया। कोई भी जो रूल और जितने टीबीआर के रेगुलेशंस हैं, कोई भी अधिकारी कैबिनेट के फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। कैबिनेट के फैसले को कोई एक अधिकारी अपने स्वयंभू विवेक के आधार पर पलट नहीं सकता है, लेकिन अश्वनी कुमार जी ने पलट दिया। और खास तौर से जो सबसे बड़ी बात है कि जब सबसे ज्यादा क्रूशियल समय आया है अक्टूबर में, उस समय इन्होंने पूरी स्टडी को ठप करा दिया, सारा डेटा आना बंद हो गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह का उन्होंने व्यवहार दिल्ली के लोगों के साथ किया है, उसके बाद भी हमने कई बार पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई क्लियर सूचना नहीं दी गई। फिर हमने नोट भेज करके फाइल मंगवाई और फाइल से पता चला कि इस तरह से फरवरी से इसको स्टडी को बंद करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कोशिश हो रही थी और अक्टूबर में आकर के उसे बंद कर दिया गया। जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना, जन विरोधी और नियम विरोधी निर्णय अश्वनी कुमार जी ने लिया है, उसको देखते हुए आज हमने मुख्यमंत्री जी को नोट भेजा है कि ऐसी स्थितियों में अश्वनी कुमार जी को, जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो है एक्शन लिया जाए। जिन्होंने दूसरा जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था उसके अनुसार जो 2 करोड़ रुपया आईआईटी कानपुर का पेमेंट है उसे तुरंत किया जाए, जिससे वो स्टडी जो है वो शुरू हो सके।
और साथ ही साथ ये विंटर्स जो सेशन है उसके समाप्त होने के बाद जो इस फील्ड के क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं उन लोगों से इस पूरे स्टडी को जो है रिव्यू किया जाए, जिसके आधार पर फर्दर आगे निर्णय लिया जा सके। मैं इस संदर्भ में आतिशी जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात कुछ रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पोल्यूशन खासकर के सर्दियों के महीने में दिल्ली वालों के लिए, 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली में सर्दियों में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस समय हम देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में कि डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन्स होते हैं। इस बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार 8 साल से काम कर रही है। कई रिपोर्ट्स भी आई हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने ये बताया है कि दिल्ली में होने वाला प्रदूषण पिछले कुछ साल में कम हुआ है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। वो बाधा ये है कि कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं और अलग अलग सोर्सेज का दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। अलग अलग लोगों की राय है। कोई कहता है कि रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी बाधा को हटाने के लिए जुलाई 2021 में दिल्ली के कैबिनेट ने एक माइलस्टोन डिसीजन लिया कि हम दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी करेंगे, जिसका मतलब है रियल टाइम बेसिस पे कौन से एरिया में किस समय पर जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसी कोई भी स्टडी आज तक भारत में नहीं हुई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ये ऐसी पहली स्टडी है जो पूरी दुनिया में हो रही। जुलाई 2021 में कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया। आईआईटी कानपुर को इसका पार्टनर बनाया गया स्टडी का। आईआईटी कानपुर ने अपने साथ कई और इंस्टीट्यूशंस को भी, जिसमें टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER को भी शामिल किया, और एक पूरी साइट डिज़ाइन करी गई जो सेंट्रल दिल्ली में है, जिसमें दुनिया की वर्ल्ड क्लास कटिंग एज साइंटिफिक इक्विपमेंट रखी गई जो पोल्यूशन को मेजर करेगी, और दूसरा एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ, एडवांस्ड केमिकल मॉडलिंग के साथ इस स्टडी को डिज़ाइन किया गया। जो अभी तक इस स्टडी के नतीजे आए हैं, उन्होंने कई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सरकार के सामने रखी हैं। उदाहरण के तौर पे, सरकार के पास पहले ये डेटा नहीं था। इस स्टडी के इस माध्यम से सामने आया कि सर्दियों में एक बहुत बड़ा सोर्स पोल्यूशन का है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। अगर ये स्टडी नहीं होती तो सरकार को ये पता ही नहीं हो सकता था कि ये एक बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। जब पता चलता है तो उसके आधार पर पॉलिसीज बनाई जा सकती है। दूसरा उदाहरण, अलग अलग हॉटस्पॉट से जब डेटा कलेक्ट किया गया तो पता चला कि अलग अलग हॉटस्पॉट्स में अलग अलग सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, आनंद विहार में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर व्हीकुलर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आनंद विहार के आसपास के इलाके में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन वजीरपुर के हॉटस्पॉट में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। इसलिए यह स्टडी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पर ही
पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। इस स्टडी का खर्चा 12 करोड़ का था, जिसमें 10 करोड़ ये इनिशियल इक्विपमेंट खरीदने के लिए थे और 2 करोड़ स्टडी को करने के लिए थे। स्टडी की इक्विपमेंट वगैरह का सेटअप तैयार हो गया नवंबर 2022 में, और नवंबर 2022 से जो इस साइट की सुपर साइट है, जो इसकी लैब है, वहां से रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट का डेटा आना शुरू हो गया, जिसके आधार पर एक एक करके दिल्ली सरकार ने कई अपनी पॉलिसीज बनाई। लेकिन आज जब सर्दियों के महीने शुरू हो रहे हैं, जब पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के एक अफसर डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार ने बिना मंत्री की परमिशन के, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए, कैबिनेट के डिसीजन को रोक दिया, कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया। आज 10 करोड़ की मशीनरी और इक्विपमेंट वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने तय कर लिया कि मैं बाकी 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी कुमार जी, जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं आईआईटी कानपुर की स्टडी को असेस करने के लिए, इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पर सवाल उठाने के लिए, इसकी केमिकल मॉडलिंग पर सवाल उठा के कहने के लिए कि ये स्टडी सही नहीं है? दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के हित में ये फैसला लिया है कि दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, तो कैबिनेट की परमिशन के बिना इस स्टडी को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये जो अश्विनी कुमार जी ने किया है, ये दिल्ली सरकार में इकलौता ऐसा किस्सा नहीं है कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने जनहित के काम को रोका हो। जब से जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे पहले जब जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, तब से लगातार दिल्ली सरकार में एक के बाद एक जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के अफसर मिस्टर अश्विनी कुमार और अन्य अफसरों को भी यह लगता है कि उनको दिल्ली सरकार के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनको यह लगता है कि उनको मंत्री के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनको यह लगता है कि उनको कैबिनेट के कोई आदेश मानने की जरूरत नहीं है। और आज इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी रुक गई है और उसके आधार पर जो पॉलिसीज बननी थी वो रुक गई हैं। तो जैसा गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर होने के नाते डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार की सस्पेंशन को रिकमेंड किया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने कैबिनेट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। और हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह भी कहा है कि तुरंत आईआईटी कानपुर के सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो मात्र 60 लाख रुपए का है, मात्र 60 लाख रुपए का पेमेंट रोकने की वजह से आज वो स्टडी रुक गई है। तो हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा है कि वो पेमेंट तुरंत की जाए, कि ये जल्द से जल्द आईआईटी कानपुर की स्टडी शुरू हो सके और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन ले सके। थैंक यू। क्योंकि सर्विसेज मंत्री हैं, आपका भी ये विभाग है सर्विसेज का विभाग, तो आप क्या इसे रिकमेंड करेंगे आगे, या एलजी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग आप लोग करेंगे? कि क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। देखिए, ये मामला दिल्ली की जो एनसीसीएसए है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उसमें जाएगा और वहां से रिकमेंड होके एलजी साहब को जाएगा, क्योंकि एलजी साहब फाइनल डिसीजन मेकर हैं।
पर मुझे पूरा भरोसा है कि एलजी साहब को भी 2 करोड़ दिल्ली वासियों की स्वास्थ्य की चिंता है। एलजी साहब को भी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता है। और जब एलजी साहब देखेंगे कि एक अफसर ने 2 करोड़ दिल्ली वासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया, तो वो भी जरूर अश्विनी कुमार जी को सस्पेंड भी करेंगे और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे। आदर्श जी, ये जो आपने डेटा बताया 2 करोड़ रुपए स्टडी के लिए कानपुर को देने थे और कानपुर साइंटिस्ट को देने थे, इसमें से क्या 1,40,000 की पेमेंट हो चुकी है या ये जो टोटल स्टडी है, इस टोटल स्टडी का कॉस्ट जब एमओयू साइन हुआ आईआईटी कानपुर के साथ, तो 12.72 करोड़ इस स्टडी की टोटल कॉस्ट थी, जिसमें शामिल था पूरा लैब, पूरा इक्विपमेंट वगैरह सेटअप करना, जिसमें से 10.72 करोड़ सिर्फ लैब और इक्विपमेंट सेटअप करने में गया, जिसकी पेमेंट हो चुकी है। दैट मीन्स 80% से ज्यादा जो खर्चा था वो हो चुका है। और आज वो 10 करोड़ की इक्विपमेंट खाली पड़ी है, वेस्टेड पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे देने से मना कर दिया। मैम, क्योंकि अभी गोपाल जी ने 2 दिन पहले ये कहा था, मैं थोड़ा सा डेटा को लेकर कंफ्यूज, अभी आपने कहा कि 60 लाख रुपए ही बकाए हैं। नहीं, 2 करोड़ रुपए बकाया है जो 3 इंस्टॉलमेंट में जाना है, तो तकरीबन 60 लाख के आसपास की 3 इंस्टॉलमेंट्स अभी ड्यू हैं। तो अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना होने की वजह से ये स्टडी रुक गई है। उनको 2 करोड़ देने हैं अभी, और 2 करोड़ रुपए उनको और देने हैं, लेकिन वो हाँ जी। इंस्टॉलमेंट में था। ठीक है, क्योंकि 10 करोड़ ये में जो जा चुके हैं, हाँ 2 जी करोड़। जी 2 करोड़ जो गोपाल जी ने अभी कुछ दिन पहले भी जब एक मीटिंग बुलाई थी पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए, ग्रेप 2 लागू होना था, उसमें भी अधिकारी और टॉप ऑफिशियल्स जो है वो नदारद रहे थे, उनमें अश्विनी कुमार का भी नाम था। तो क्या असल में अधिकारी कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, जो थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर भी हैं, वो मीटिंग में उनको आना था, वो भी नहीं आए, पर्यावरण सेक्रेटरी भी नहीं आते हैं, उसको लेकर भी एनसीसी को एक लेटर जो है गोपाल जी लिख चुके हैं। Also, Atishi, like when Ashwini Kumar took this decision, did the government actually, make any official note of it? Ask him why have you taken this decision? And did he reply? ओके। सबसे पहली बात, अश्विनी कुमार जी ने निर्णय लेने से पहले किसी की भी परमिशन नहीं ली। उन्होंने ये मुद्दा पर्यावरण मंत्री के संज्ञान में भी वो नहीं लेकर आए। उन्होंने खुद ये डिसीजन ले लिया कि हम पैसे नहीं देंगे। उन्होंने खुद बिना पोल्यूशन या एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट हुए, बिना मैथमेटिकल और केमिकल मॉडलिंग के एक्सपर्ट हुए बिना, उन्होंने खुद ये डिसीजन ले लिया कि ये स्टडी सही नहीं है, और खुद उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि इस स्टडी का पेमेंट हम नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार को तो आईआईटी कानपुर से पता चला कि उनके पैसे रुक गए हैं और उन्होंने ये स्टडी रोक दी है। जब गोपाल जी ने ये फाइल मंगवाई, तब हमें जाके पूरा मैटर हमारे सामने आया कि अश्विनी कुमार जी ने सारा पैसा आईआईटी कानपुर का जो ड्यू था वो देने से मना कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, जैसा आप लोगों ने सवाल उठाया कि कई अफसर पोल्यूशन की इमरजेंसी मीटिंग में नहीं आए, हमने देखा है कि किस तरह से डीपीसीसी चेयरमैन होकर उन्होंने पेमेंट्स को रोक लिया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट का नतीजा है कि आज दिल्ली सरकार के अफसरों को लगता है कि उनको मंत्रियों के आदेश मानने की जरूरत नहीं है, उनको लगता है उनको कैबिनेट के आदेश मानने की जरूरत नहीं है, उनको लगता है आदेश मिले चाहे तो माने चाहे ना माने। और इसीलिए हमने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के फैसले में उठाया भी था कि जब तक अफसरों की अकाउंटेबिलिटी चुनी हुई सरकार को नहीं होगी, तब तक अफसर अ लॉ अनटू देमसेल्व्स बन सकते हैं और जनता के मैंडेट के खिलाफ, जनता के इच्छा के खिलाफ, विल ऑफ द पीपल के खिलाफ काम कर सकते हैं। और यही हो रहा है। दिल्ली वाले चाहते हैं कि पोल्यूशन की सोर्सेस की स्टडी हो, लेकिन अश्विनी कुमार जी नहीं चाहते हैं
इसलिए वो काम ठप हो गया है और वो काम रुक गया। आदित्य जी, आपने कहा कि कुछ पहली बार नहीं हुआ, कई बार किया, लेकिन ये तो कह सकते हैं इस पूरे मामले में कि कैबिनेट के निर्णय को इस तरीके से रोकने का निर्णय, तो ये काम तो पहली बार हुआ। बिल्कुल, कि कैबिनेट के फैसले को बिना कैबिनेट के पास वापस जाए रोकने का काम ये पहली बार आज हम देख रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है कि अफसर एक के बाद एक दिल्ली के मंत्रियों के फैसलों को मानने से इनकार कर रहे हैं। थैंक यू। ये वक्त ऐसा है कि जब एक्शन लेना चाहिए है, क्योंकि टाइम ऐसा आ गया है कि पोल्यूशन का लेवल 300 के पार जाना शुरू हो गया। अब हम चिट्ठियां लिखेंगे, अब हम नोट लिखेंगे, अब हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम करेंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो परेशान हो रहे हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नहीं, अभी तो 18 तारीख को ही तो इन्होंने स्टॉप किया है। लेकिन अभी की स्थिति सर आप देखिए, जिस तरह के तो पोल्यूशन 18 तारीख को इन्होंने स्टॉप किया है, उसके बाद इन्होंने बताना बंद कर दिया, फिर फाइल मंगाई गई, फाइल स्टडी करके फिर ये निर्णय लिया गया है। तो सरकार तो निर्णय, इसलिए तो हम ये निर्णय ले रहे हैं और सख्त निर्णय के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई इस ऐसी सिचुएशन में कोई भी एक अधिकारी मतलब कैसे कैबिनेट के फैसले को पलट करके और उसको ठप भी कर सकता है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो उनको फाइल पे मंत्री के पास पुटअप करना चाहिए, कैबिनेट के सामने पुटअप करना चाहिए। उसके बगैर अगर कोई अधिकारी इस तरह से निर्णय लेता है तो मतलब क्या है? जिस जीएनसीटी एक्ट अमेंडमेंट के बाद जो आशंका थी, आज वो तो धरातल पे सामने आ गई। सर ये स्टडी कितने 18th October, sir. On 18th October. क्या सर ये स्टडी कब से शुरू हुई थी और क्या मैंने कोई stop टाइम किया। फ्रेम था कि कितने सालों तक ये स्टडी होगी? और ये स्टडी इससे अभी तक जो स्टडी हुई उसमें से क्या सब निकला था? देखिए, ये हाँ बोलिए। ये जो स्टडी है इसका फैसला जुलाई 2021 में लिया गया। जुलाई 2021 के बाद ये जो इसकी सुपर साइट थी उसको सेटअप किया गया और नवंबर 2022 से ये साइट अपना डेटा दे रही है। जैसा मैंने कहा, इससे अलग अलग प्रकार का डेटा आया है जिसके आधार पर एक्शन लेना शुरू हो गए हैं। लेकिन रियल टाइम, तो जब तक आपके पास रियल टाइम डेटा नहीं आएगा, रियल टाइम एक्शन सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता। ये कब तक के लिए मैम? कितने सालों तक की ये स्टडी नहीं, है? ये टाइम बाउंड नहीं, रियल टाइम की जरूरत हमें हर समय पड़ती है। जैसे मौसम विभाग है, आप समझो, मौसम विभाग जो है फॉरकास्ट करता है उस मौसम को एनालाइज करके कि कब क्या होना है। उसी तरह से जो पोल्यूशन है उसका रियल टाइम सोर्स क्या है? रियल टाइम मतलब कि एक घंटे के अंदर इस समय कहाँ पर किस वजह से पोल्यूशन होता है। जैसे आपको बता दूं, आपने कहा इसका क्या फायदा हुआ। जब हमने किया उसके बाद हमने सुपर साइट के साथ साथ एक मोबाइल हमने बैन लॉन्च किया था, सीएम साहब ने, आपको याद होगा। उसके आधार पर हमने इस बार जितने हॉट स्पॉट से 13 हॉट स्पॉट, उनको एक विश के लिए वो सारा मोबाइल जो हॉट स्पॉट है वो सब जगह हमने स्टेशन किया और उसको हमने एनालाइज किया कि वहां का वो हमें बताने में सक्षम हुआ कि लोकल सोर्स क्या क्या है, कहां पर एक्चुअली किस वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है। एक जगह दिल्ली में 200 AQI है और एक जगह 300 AQI है, क्यों है ये? और उसके आधार पर आपने देखा कि हम जो है उसके आधार पर हमने 13 हॉट स्पॉट का सेपरेट हम एक्शन प्लान बनाने में सक्षम हुए। लेकिन हम ये सब बना ही रहे थे, तब तक जो है हमें पता चला 18 अक्टूबर को कि पूरे जो है सुपर साइट को ठप कर दिया गया। अब हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। डीपीसीसी ने सर आईआईटी को क्या कहा है, क्या आधार क्या बनाया है, क्यों बंद किया गया है? बस क्योंकि अश्विनी कुमार जी को लगता है, अश्विनी कुमार जी का असेसमेंट है। अश्विनी कुमार जी जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि देश के लीडिंग साइंटिस्ट्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर, फ्रॉम टेरी, फ्रॉम आईआईएसईआर की एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग, की एडवांस्ड केमिकल मॉडलिंग, की एडवांस्ड पोल्यूशन और एनवायरमेंटल स्टडीज आर नॉट गुड इनफ। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगी, डीपीसीसी के अपने भी साइंटिस्ट शायद क्वालिफाइड नहीं हैं इस स्टडी को असेस करने के लिए। इस स्टडी को असेस करने के लिए, किसी भी साइंटिस्ट के एडवांस्ड मॉडलिंग को असेस करने के लिए आपको उनसे सीनियर साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो आपको बता पाए। एक आईएएस अफसर जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है, वो कहाँ से क्वालिफाइड है इसको रोकने के लिए? थैंक यू। इसमें ये बस, जो बस। सेंटर है, बस बहुत हो गया।
तो ही डिसएबल करेंगे सर। टाइम हो गया।